हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट के मॉड्यूल बी से ही रिलेटेड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर द चैप्टर नंबर 15 एंड 16 ऑफ द रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। एंड दीज आर रिलेटेड टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड साथ ही साथ जो सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट्स है उससे रिलेटेड चैप्टर है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, इनको वीडियोस को डेफिनेटली एंड तक जरूर गो थ्रू करना। एंड इफ यू वांट मी टू कवर ऑल द वीडियोस ऑफ RBWM जस्ट डू व्हाट्सएप मी यस इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको अभी तक की सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल्स चाहिए, क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी और साथ के साथ उनकी वीडियोस भी चाहिए, तो आपको अभी के अभी हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसके लिए आपको सिंपली जो लिंक दिया गया टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, उसका इस्तेमाल करना, दैट इज iibf.info/app के ऊपर विजिट कीजिएगा एंड फर्दर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। द एप्लीकेशन इज अवेलेबल फॉर बोथ एंड्रॉइड एंड iOS के लिए माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है, उसके ऊपर आपको ORG कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, GEGKT, राइट। आपको ये कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डायरेक्ट लिंक सेंड कर दूं आपके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, सिंपली व्हाट्सएप में राइटिंग JAIIB फ्री कोर्स और उसे व्हाट्सएप कर देना टू द नंबर 8360944207। चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इट्स रिलेटेड टू द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन systems. So the question says that a large retail bank is experiencing a decline in customers. ठीक है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन में एक डिक्लाइन मिल रहा है एंड wants to develop a proactive retention strategies. एंड इस पर्पस के लिए द बैंक्स मिडिल मैनेजमेंट, जो मिडिल मैनेजमेंट है, वुड प्राइमरीली रिलाई ऑन MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर रिलाई कर रही है, सो डेट वो रिपोर्ट्स को जनरेट कर पाए जो उनको इनसाइट प्रोवाइड करेंगी करंट परफॉर्मेंस के बारे में और इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में, जो बेसिकली उनको अलाउ करेंगी कि वो कस्टमर एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज को इफेक्टिवली ऑल्टर कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज मोस्ट क्रूशियल फॉर दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू अचीव दिस गोल। ठीक है, तो इस तरह की चीज के लिए क्या चीज बेसिकली जरूरी है, उसके बारे में हमने बताना है। स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, टेक्निकल इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर इन्फ्लुएंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए। सी, इफ वी टॉक अबाउट द ऑप्शन ए दैट इज अ स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, तो स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है बाय द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए एंड ओवरऑल जो डायरेक्शन होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके लिए जरूरत पड़ती है इस तरह की इंफॉर्मेशन की। सो दैट्स बेसिकली नॉट द करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं ऑप्शन बी के बारे में, दैट्स ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, तो रियल टाइम डाटा होता है ये, जो कि डेली ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है, लाइक एम्प्लॉय की अटेंडेंस हो गई, इन्वेंट्री लेवल हो गए, जो कि बहुत ज्यादा ग्रेनुलर है स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट को लेकर के, राइट। एंड ये ज्यादातर लोअर मैनेजमेंट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। सो वी कैन से इट इज मोस्टली यूज्ड बाय द लोअर मैनेजमेंट, राइट। ऑप्शन सी, दैट्स अ टेक्निकल इंफॉर्मेशन। सो टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो है वो मिडिल लेवल मैनेजर्स के द्वारा इस्तेमाल की जाती है, ताकि जो ऑपरेशंस हैं शॉर्ट टू टर्म मीडियम टर्म पीरियड में, उनको किस तरह से प्लान करें, किस तरह से कंट्रोल करें, क्योंकि इसमें आपको इंसाइट मिलते हैं करंट परफॉर्मेंस के बारे में, जो ट्रेंड्स हैं उनके बारे में, जो बेसिकली हमारे क्वेश्चन के सिनेरियो के साथ बिल्कुल मैच कर रहे हैं, राइट। सो ऑप्शन जो सी है, दैट इज अ टेक्निकल इंफॉर्मेशन, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। इफ वी टॉक अबाउट द इन्फ्रेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि वो इन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो इन्फ्रेंशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, कोई एज डिफाइंड कैटेगरी नहीं है इस चीज को लेकर के, बट द कोर टाइप होती है, जैसे कि ऑपरेशनल, टेक्निकल, स्ट्रेटेजिकल होती हैं, ये मेन टाइप है इंफॉर्मेशन की। एंड जो इन्फ्रेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है उसको इन्फ्रेंशियल इंफॉर्मेशन कहते हैं, बट नॉट कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ अवर सिलेबस। सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। Now, after that, it's related to the question number two, that's the securitization of the assets. So, in a securitization transaction, एंड originator transfers a pool of assets to a special purpose vehicle. तो originator है कोई ट्रांजेक्शन का, यानी कि कोई बैंक हो गया, वो बेसिकली पूल ऑफ एसेट्स को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है टू द स्पेशल पर्पस व्हीकल, विच इज डिस्क्राइब्ड एज अ बैंक्रप्सी रिमोट एंटिटी, जिसको एक बैंक्रप्सी रिमोट एंटिटी के नाम से डिस्क्राइब किया गया है। What is a fundamental financial advantage for the investors that this bankruptcy remote status of the SPV provides, distinguishing it from simply lending money डायरेक्टली टू द ओरिजिनेटर, राइट। यानी कि ये कि कौन सी चीज है जो डिस्टिंग्विश करती है कि सिंपली आप लेंड नहीं कर रहे हो पैसा ओरिजिनेटर को, एंड फर्दर वी आर बेसिकली पुटिंग मनी टू द एसपी, जो ये बैंक्रप्सी रिमोट है उसके ऊपर पैसा डाल रहे हैं। कुछ इस तरह से सिनेरियो है, समझिएगा इस चीज को, कि यहाँ पर है ओरिजिनेटर एंड इसके पास पूल ऑफ एसेट्स था, जो कि इसने ट्रांसफर कर दिया एसपीवी के पास, एंड ये अब सिक्योरिटी रिसिप्ट्स को इशू करेगा।
अब इसमें इन्वेस्टर्स पैसा डालेंगे। अब ये बेसिकली चीज़ किस तरह से डिफरेंट है कि इन्वेस्टर्स चाहते तो डायरेक्टली यहाँ पर लेंडर को पैसा दे देते ना, पहले ओरिजिनेटर को पैसा दे देते। अब ये चीज़ किस तरह से डिफरेंट है उसके बारे में हमने बताना है, राइट? Option A, it says in a securitization, particularly it allows the originator to reduce the capital adequacy requirements by moving assets off its balance sheet। यानी कि डेफिनेटली एक एडवांटेज यहाँ पर रहता है, जितने भी हमारे पास सिक्योरिटाइजेशन की ट्रांजैक्शंस होती हैं तो हमारी बैलेंस शीट से जो चीजें हैं वो हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं किसके पास, जो पर्टिकुलर पर्सन है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनके पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये ओरिजिनेटर है इसकी बुक में ये चीजें एंट्री नहीं रहेंगी, यानी कि जो लोन थे, एनपीए थे, पूल ऑफ एसेट था, अब इसके पर्टिकुलर बैलेंस शीट में नहीं शोकेस होंगे। जब बैलेंस शीट में शोकेस नहीं होंगे तो उसके लिए जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंक्स को मेंटेन करनी पड़ती है अंडर द बेसल 3, वो भी मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बेनिफिट है। तो डेफिनेटली ये एक एडवांटेज है ओरिजिनेटर के पास, लेकिन ये इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिट नहीं है। क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछता है कि एडवांटेज क्या है इन्वेस्टर को। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। Option B, it says it isolates the securitized assets from the originator's क्रेडिट रिस्क, यानी कि ओरिजिनेटर के क्रेडिट रिस्क से उसको आइसोलेट कर देती है ये ट्रांजैक्शन कि एआरसी ने एसपीवी को दे दिया। ये चीज इंश्योर हो जाती है कि अगर ओरिजिनेटर फेल हुआ, इन्वेस्टर क्लेम कर सकते हैं एसेट पूल के ऊपर, वो फिर भी सिक्योर बना रहेगा। तो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो कोर पर्पस होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल का, वो यही होता है कि आप एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनाते हो। ये एसपीवी जो होती है ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह कामकाज करती है एंड फर्दर ये प्रोटेक्ट करती है एसेट्स को फ्रॉम द ओरिजिनेटर्स पोटेंशियल बैंक्रप्सी। यानी कि अगर आपके पास जो पर्टिकुलर पर्सन था, ओरिजिनेटर है, वो बैंक्रप्ट भी हो जाता है, कहने का मतलब है कि ओरिजिनेटर फेल अगर हो भी जाता है तो भी अब इन्वेस्टर को कोई भी रिस्क इस चीज से रिलेटेड नहीं रहेगा। दैट इज द मेन फंडा, राइट? सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। It's absolutely the correct answer. Now let's move toward the question number 3, which is related to the MIS again. So it says a leading bank aims to enhance the customer relationships by offering highly personalized services and targeted marketing campaigns, right? And to achieve this, the bank's management decides to leverage its MIS. Which specific role of MIS is most directly responsible for enabling the bank to understand individual customer behaviors and histories to tailor its offerings? Customer relationship management, fraud detection and security, efficient data management, transaction processing. Which one would be the right answer here? Question number 3 it is. So see, if we look at the option D, that's basically related to transaction processing. जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होती है वो बेसिकली ऑटोमेशन से रिलेटेड होती है बैंकिंग ऑपरेशंस की, लाइक आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो उस चीज से रिलेटेड है, लाइक ट्रांजेक्शन। लेकिन जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होती है वो बेसिकली सीआरएम डाटा का पार्ट है। ठीक है, जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है वो आपका सीआरएम डाटा का पार्ट है एंड जो प्रोसेसिंग होती है वो एक सेपरेट फंक्शन की तरह होती है फ्रॉम द रिलेशनशिप मैनेजमेंट, राइट? सो ऑप्शन डी इज नॉट द करेक्ट आंसर, राइट? ऑप्शन सी जो है इट सेज एफिशिएंट डाटा मैनेजमेंट। एफिशिएंट डाटा मैनेजमेंट एक प्री रिक्विजिट है फॉर द सीआरएम, बिकॉज उसमें आप क्या करते हो कि बहुत ज्यादा जो आपके पास अमाउंट ऑफ डाटा होता है उसको आप ऑर्गेनाइज करते हो। लेकिन सीआरएम जो है वो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन रहेगी जो ऑर्गेनाइज डाटा का इस्तेमाल करती है पर्सनलाइजेशन के लिए एंड मार्केटिंग पर्पस के लिए। ऑप्शन सी इज आल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी इट सेज फ्रॉड डिटेक्शन एंड फर्दर सिक्योरिटी। तो फ्रॉड डिटेक्शन फोकस करता है लाइक आपने सस्पिशियस एक्टिविटीज को ढूंढना है एंड वो पर्सनलाइजिंग सर्विसेज फॉर मार्केटिंग पर्पस के ऊपर ध्यान नहीं देता। ऑप्शन बी ए बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है, व्हिच इज अ सीआरएम, दैट इज अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, राइट? तो एमआईएस बेसिकली असिस्ट करता है बैंक्स में कि वो कॉम्प्रिहेंसिव कस्टमर प्रोफाइल को मेंटेन कर पाए एंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को मेंटेन कर पाए, जहां पर आप फर्दर फिर पर्सनलाइज सर्विसेज दे सकते हो, टारगेटेड मार्केटिंग कर सकते हो एंड ये सीआरएम फंक्शन की डेफिनेशन है विद इन द एमआईएस, राइट? सो ऑप्शन जो ए है दैट इज अ करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज रेगुलेटरी गाइडलाइंस ऑन सिक्योरिटाइजेशन। रेगुलेटरी जो गाइडलाइंस है ऑन सिक्योरिटाइजेशन मैंडेट अ मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो वहां पर एक एमआरआर की रिक्वायरमेंट होती है जब हम सिक्योरिटाइजेशन मैंडेट की बात करते हैं, विच कंपेल्स द ओरिजिनेटर टू रिटेन अ पोर्शन ऑफ द सिक्योरिटाइज्ड एसेट्स। यानी कि जो भी सिक्योरिटाइज्ड एसेट्स होते हैं उसका एक पोर्शन
ओरिजिनेटर को, यानी कि जिस बैंक के एक्चुअल में वो लोन थे, उनको रिटेन करना पड़ता है, बियॉन्ड सिंपली फोर्सिंग द ओरिजिनेटर टू हैव स्किन इन द गेम, राइट? तो ओरिजिनेटर को बेसिकली स्किन इन द गेम के लिए, सिंपली फोर्सिंग द ओरिजिनेटर टू हैव द स्किन इन द गेम, व्हाट या इस चीज के अलावा प्राइमरी रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट का, स्पेशली जब हम मार्केट स्टेबिलिटी की मेंटेन करने के बारे में बात करते हैं। यानी कि एक पर्पस तो हो गया कि स्किन इन द गेम रहे, यानी कि जो बैंक है जो बेसिकली बेच रहा है अपने एसेट्स को, वो कहीं ना कहीं इस एसपीवी स्कीम के साथ जुड़ा रहे, वो तो एक है ही ये रीजन। लेकिन इसके अलावा क्या एक और ऑब्जेक्टिव हो सकता है रेगुलेटरी पर्पस के हिसाब से, खास करके इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेंटेनिंग द मार्केट स्टेबिलिटी, राइट? दैट वी नीड टू आंसर। To ensure the originator has sufficient liquidity by holding on to some of the assets, कि ensure करें कि originator के पास originator की sufficient liquidity है। Option B says to provide originator with continuous stream of income from the retained portion of the assets, to align the interest of the originator with those of investors and encourage responsible lending and securitization practices by ensuring the originator is exposed to the quality of the assets it sells, right? Absolutely, यही मेन चीज रहती है। देखो ये पर्पस नहीं है। ऑप्शन ए की तरफ अगर ध्यान दो कि सफिशिएंट लिक्विडिटी रहे, तो लिक्विडिटी तो उसके पास ऑलरेडी आ जाएगी, तो ये पर्पस थोड़ा है। जो सिक्योरिटाइजेशन का मेन पर्पस ही क्या होता है कि आपने लिक्विडिटी ओरिजिनेटर के पास इंक्रीज करनी है, बिकॉज उसका जो पैसा अड़ा हुआ था नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में उसने सेल कर दिए, अब डेफिनेटली उसके पास लिक्विडिटी आएगी। एमआरआर बेसिकली क्या करता है कि रिड्यूस करता है। एमआरआर तो बेसिकली क्या था कि 100 रुपीज मिलने थे, लेकिन हम कह रहे हैं कि पहले 15 रुपए मिलेंगे, 85 रुपीज बाद में मिलेंगे, हम तो ये बोल रहे हैं, राइट? तो एमआरआर तो बेसिकली लिक्विडिटी को रिड्यूस करता है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी की अगर बात करें, टू प्रोवाइड द ओरिजिनेटर विद अ कंटीन्यूअस स्ट्रीम ऑफ इनकम, तो कंटीन्यूअस स्ट्रीम ऑफ इनकम को क्यों लेगा वो, जब उसको एकदम से पैसे मिल जाएंगे तो, राइट? तो ओरिजिनेटर को इनकम तो डेफिनेटली मिलेगी मिलेगी, जो वो पैसा रिटेन करता है, वो बेसिकली वो तो एक साइड इफेक्ट है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो मेन गोल है वो है रिस्क अलाइनमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल करना, ताकि देखो ओरिजिनेटर को भी ये डर रहे कि भाई उसने ये एसेट को सेल किया है, राइट? एंड उसकी पार्टिसिपेशन रहे उस चीज को लेकर के रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ एसेट। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इट्स रिलेटेड टू व्हेन इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू एमआईएस, जब हम एक नया एमआईएस इंप्लीमेंट करते हैं, organizations basically often face significant hurdles related to human factors that can lead to system failure. Among the various humanistic challenges, which one represents the most fundamental breakdown in the system design process, often leading to a system that is technically functional but practically useless? क्या चीज हो सकती है? The lack of understanding of software and information system by the managers. देखो, मैनेजर की अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है सॉफ्टवेयर को लेकर के, वो तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है, लेकिन वो सेकेंडरी है टू सिस्टम बीइंग डिजाइंड इनकरेक्टली, राइट? अगर सिस्टम ही गलत बन गया वो तो पहली प्रॉब्लम है ना, अगर उसमें डाटा गलत डाला वो सेकेंडरी प्रॉब्लम है, राइट? तो डेफिनेटली हम बेसिकली कह सकते हैं कि सबसे पहली चीज तो ये कि वो चीज सही बनी हो, राइट? सबसे पहली चीज तो वो रहती है, सो ऑप्शन ए को हम सेकेंडरी मान सकते हैं, not the primary, right? Option B, the lack of correct definition and analysis of the information needs of the users by the system designer, यानी कि सिस्टम डिजाइनर ने अगर गलती कर दी तो डेफिनेटली वो सबसे पहली दिक्कत हो सकती है। सो अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते यूजर नीड्स को, जो सिस्टम डिजाइन कर रहा है, वो प्राइमरी ह्यूमनिस्टिक फैक्टर रहेगा। अगर डिजाइनर जो है वो करेक्टली डिफाइन ही नहीं करता, या फिर ये एनालाइज ही नहीं करता कि एक्चुअल में सिस्टम से क्या चाहिए यूजर को, तो रिजल्टिंग जो एमआईएस होगा डेफिनेटली वो डिसीजन मेकिंग को तो सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे वो बेसिकली कितना बढ़िया टेक्निकली बना हो, लेकिन अगर एक्चुअल में समझा ही नहीं कि यूजर को क्या चाहिए, तो फाउंडेशन स्टेप जो रहेगा उसमें सबसे पहला ह्यूमनिस्टिक आपका डिजास्टर हो सकता है। Now, sixth question it says the establishment of a bad bank structure in India involves two key entities. ठीक है, तो इंडिया में जो बैड बैंक का स्ट्रक्चर बना है, दो की एंटिटीज हैं। एक है NARCL दैट इज नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, एंड दूसरा है IDRCL दैट इज इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, राइट? सो व्हाट इज द क्रिटिकल डिस्टिंक्शन इन देयर ओनरशिप स्ट्रक्चर? ओनरशिप स्ट्रक्चर में क्या डिस्टिंक्शन है, एंड प्राइमरी फंक्शन बेसिकली क्या रहता है, दैट डिफाइंस देयर कोलैबोरेटिव येट सेपरेट रोल्स इन रिजॉल्विंग द स्ट्रेस्ड एसेट्स, उसके बारे में वी नीड टू आंसर। ऑप्शन ए इट सेज दैट NARCL इज मेजॉरिटी owned by प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तो मेजॉरिटी जो है
वो बेसिकली किसके द्वारा ऑन की जाती है एनएआरसीएल की, डेट इज बीइंग ऑन बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है, मेजोरिटी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास है, ना कि प्राइवेट सेक्टर के पास, तो ऑप्शन ए हो जाती है गलत। एंड दूसरी तरफ कहा जाता है आईडीआरसीएल इज मेजोरिटी ऑन बाय पब्लिक सेक्टर बैंक, तो वहां पर मेजोरिटी जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास है, नॉट विद द पब्लिक सेक्टर। तो ये बेसिकली रिवर्स कर दिया, ऑप्शन ए को रिवर्स कर दिया, दिस इज व्हाई इट इज रॉन्ग। ऑप्शन बी सेज बोथ एंटिटीज आर मेजोरिटी ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ऐसा भी नहीं है, सो ऑप्शन बी भी गलत हो जाता है। ऑप्शन सी एनएआरसीएल इज मेजोरिटी ओन्ड बाय आरबीआई एंड एक्ट्स एज अ रेगुलेटर, आरबीआई के द्वारा देखो क्या ऑन्ड है ये, क्या आरबीआई के द्वारा ऑन्ड है, देखो आरबीआई रेगुलेटर है जो लाइसेंस देता है एनएआरसीएल को, मेजोरिटी ऑनर नहीं है, तो फंडामेंटली ये चीज अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी that NARCL is majority owned by public sector banks and focus on acquiring these stressed assets, whereas IDRCL is majority owned by private sector entities and is responsible for managing and selling these assets। यानी कि IDRCL जो है वो हेल्प करता है NARCL की, which is absolutely correct, and यहाँ पर ओनरशिप के बारे में भी बिल्कुल सही बताया गया है। सो आंसर जो रहेगा that is going to be the ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी जो है यहां पर दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इट्स रिलेटेड टू एमआईएस। A key feature of robust management information system is its ability to integrate data from various sources and departments into a unified view. How does this specific feature directly contribute to improving the quality of managerial decision making within an organization? Option 8 says it reduces the cost of data storage by eliminating redundant databases। देखो डाटा इंटीग्रेशन जो है डेफिनेटली उससे आपकी एफिशिएंसीज बढ़ती हैं, लेकिन जो प्राइमरी पर्पस होता है, राइट, डाटा स्टोरेज की एफिशिएंसी बढ़ेगी, बिल्कुल सही है, रिडंडेंसी कम होगी, राइट, बट जो प्राइमरी पर्पस है एंड जो बेनिफिट रहेगा डिसीजन मेकिंग को लेकर के, वो कॉस्ट रिडक्शन नहीं है, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। वो कॉम्प्रिहेंसिव व्यू को लेकर के है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिलता है, सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। Option B says it provides holistic and consistent view of the organization's operations, preventing decisions based on incomplete or conflicting departmental data। तो डेफिनेटली अगर आपके 10 डिपार्टमेंट है तो 10 डिपार्टमेंट से अगर आपके पास डाटा है तो आप उन 10 डिपार्टमेंट्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजन मेकिंग कर पाओगे अगर आपका डाटा सही है तो, राइट। जबकि अगर आपके पास अगर 10 में से सिर्फ 3 का डाटा है या 5 का डाटा है तो आप डेफिनेटली प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो आपका एक होलिस्टिक एंड कंसिस्टेंट व्यू रहता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को लेकर के, एंड आप इनकम्प्लीट या कंफ्लिक्टिंग डिपार्टमेंट डाटा के बेस पर गलत डिसीजन नहीं लेते हो, राइट। सो ऑप्शन बी जो है दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 8, that is a securitization of the assets. According to the regulatory guidelines concerning the securitization of standard assets, banks and other financial institutions are prohibited from securitizing certain type of assets, right? तो बैंक्स को कुछ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रोका गया है कि आपने कुछ एक एसेट्स को सिक्योरिटाइज नहीं करना है, राइट, ये चीज भी रहती है। अब उस कॉन्टेक्स्ट में वी नीड टू आंसर in that particular very context we need to post the answer। So the question here says from the following list which asset would be considered ineligible for securitization due to inherent structure and characteristic। inherent structure and characteristic की वजह से किस चीज को ineligible कहा गया है, that we need to answer। a pool of residential mortgages, पूल ऑफ रेजिडेंशियल मॉर्गेजेस से रिलेटेड रहेगा, राइट, या फिर पोर्टफोलियो ऑफ ऑटो लोन्स विद बुलेट रिपेमेंट्स फॉर प्रिंसिपल कंपोनेंट ओनली, a collection of credit card receivables which are considered a form of revolving credit facility, loans previously purchased from another financial institution that have been the on the originator's book for over a year। So which one would be the correct answer for this? See, जो रेजिडेंशियल मॉर्गेजेस हैं विच आर बेसिकली टोल्ड टू बी इन द ऑप्शन ए, वो क्लासिक एग्जांपल है एसेट्स की, राइट, जिनको सिक्योरिटाइज किया जाता है एंड दैट्स बेसिकली लीड्स टू आरएमबीएस। आरएमबीएस क्या होता है, रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, राइट। तो वो तो बिल्कुल अलाउड है, वो तो ये नहीं अलाउड नहीं है, ऑप्शन ए तो हो गया गलत। ऑप्शन बी की पोर्टफोलियो ऑफ ऑटो लोन्स विद बुलेट प्रीपेमेंट बुलेट रिपेमेंट्स, राइट। सो गाइडलाइंस बेसिकली रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि आप बुलेट रीपेमेंट जो होता है रिलेटेड टू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट उनसे रिलेटेड आप उनको नहीं कर सकते, एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये ऑप्शन स्पेसिफिकली कह रही है कि बुलेट रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल,
अगर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट हो, लाइक अगर यहां पर कहा जाता है प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रिलेटेड आप नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली ये गलत हो जाता है, राइट। बट यहां पर बात की जा रही है प्रिंसिपल ओनली के बारे में बात की जा रही है, तो डेफिनेटली वो उसे इनएलिजिबल नहीं बनाती है उस ग्राउंड के ऊपर। सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी इट सेज related to a collection of credit card receivables. So if we look at the credit card receivables, तो revolving जो credit facilities होती हैं, जैसे कैश क्रेडिट अकाउंट हो गए, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स हो गए, like those are basically the assets which are not eligible for securitization. वो securitization के लिए eligible नहीं है। जो रिवॉल्विंग नेचर होती है इन एसेट्स की, बेसिकली उनके फ्यूचर कैश फ्लोज को अनप्रिडिक्टेबल बना देती है एंड वो अनसुटेबल रहते हैं फॉर द सिक्योरिटाइजेशन पर्पसेस। सो ऑप्शन C is going to be the correct answer. ठीक है? So option C will be the correct answer here. Now, question number 9. An effective MIS is often cited as a tool for gaining a competitive advantage in the marketplace. Which of the following roles of MIS most directly translates into a sustainable competitive edge by enabling a company to be more agile and forward looking than its rivals? So option 8 says facilitating seamless information sharing and communication among different levels of the management. देखो enhanced communication जो होती है वो internal efficiency के लिए बहुत ज्यादा बेटर है, वो कॉम्पिटिटिवनेस को भी सपोर्ट करती है, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट ड्राइवर नहीं है कि एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिव आपको एडवांटेज मिल जाएगी, राइट। ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। कम्युनिकेशन बेटर होती है, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, लेकिन एक डायरेक्ट फैक्टर नहीं है कि आपकी कंपिटिटिव एज होगी बाकियों के ऊपर। ऑप्शन बी इट सेज मॉनिटरिंग एंड असेसिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस अगेंस्ट सेट टारगेट्स एंड बेंचमार्क्स। सी, परफॉर्मेंस को इवेल्युएशन करना वो एक कंट्रोल फंक्शन होता है, राइट। कि आप अपने पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हो टारगेट्स के अगेंस्ट, तो एक कंट्रोल फंक्शन है वो, राइट। इट इज बेसिकली अबाउट मेंटेनिंग द कोर्स rather than setting the new more competitive one, उसके रिलेटेड नहीं है। so option B is also not the correct. Option C, organizing and centralizing data to ensure easy access and accurate information for decision making. now efficient data management जो होती है वो एक फाउंडेशनल कैपेबिलिटी है, राइट। लेकिन जो उसका यूज होता है डाटा स्ट्रेटेजी पर्पस के लिए, वो एक कंपेटिटिव एज आपको देता है। तो आप सिर्फ उसको डाटा को सेट करके रख देते हो, दैट्स बेसिकली नॉट डज नॉट मेक सेंस कि आपको कंपेटिटिव एज मिलेगा। ऑप्शन डी, असिस्टिंग इन फोरकास्टिंग रिसोर्स एलोकेशन आइडेंटिफाइंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज टू सेट अचीवेबल स्ट्रेटेजिक गोल्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आपको एक कंपेटिटिव एडवांटेज चाहिए, राइट, तो एमआईएस का रोल क्या होता है कि आप प्लानिंग ज्यादा बेटर कर पाओ फोरकास्टिंग के थ्रू, बेटर रिसोर्स एलोकेशन कर पाओ एंड अपनी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर पाओ। ये आपके डायरेक्ट सपोर्ट फंक्शंस होते हैं, राइट, जो आपको एक कंपिटिटिव एडवांटेज देते हैं, राइट। सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर। Now, question number 10 it is. An asset reconstruction company acquires a portfolio of non-performing assets from a bank. As per the standard resolution frameworks, the ARC is given a specific time frame to resolve these assets. What happens if ARC fails to resolve the assets within the normal stipulated period? तो अगर ARC resolve नहीं कर पाती normal stipulated period में, तो उसके बाद क्या चीज होने वाली है, that we need to answer, राइट। उस चीज के बारे में हमने बताना है, ठीक है। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती है वो एक्वायर करती है एनपीए को, एंड ये कौन से किस फ्रेमवर्क के दायरे में आती है, सरफेसी एक्ट के दायरे में आती है। एंड आरबीआई के जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स है रिलेटेड टू सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, उसके दायरे में आती है। एंड टाइम फ्रेम क्या है रेजोल्यूशन के लिए, देखो एक्चुअल में क्या होता था पहले ना, एआरसी को 5 साल का एक टाइम पीरियड दिया जाता था कि जो भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं आप उनको या तो रिजॉल्व कर लो या फिर उनको रिकंस्ट्रक्ट कर दो। अब आरबीआई की रिवाइज गाइडलाइंस आई 2021 में। अब एआरसी को एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक बेसिकली फ्रेम बनाएंगे एक प्लान के लिए, ठीक है, ताकि वो इस पर्टिकुलर पीरियड में रियलाइज करवा पाए एसेट्स को, एंड जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है उसके अकॉर्डिंग देनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर एआरसी फेल हो जाती है, यानी कि स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में रिजॉल्व ना कर पाए, तो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है। यानी कि अगर कोई रेजोल्यूशन ना मिला उन लोन से रिलेटेड, उन एनपीए से रिलेटेड, तो एआरसी को प्रोविजनिंग ज्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर कोई रेजोल्यूशन ना हुआ तो, राइट, एआरसी को ज्यादा हाई प्रोविजनिंग जो है वो करनी पड़ेगी। जैसे एनपीए के लिए बैंक्स को करनी पड़ती है ना, प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, उसी तरह से फिर एआरसी को करनी पड़ेगी। अब इस चीज से बेसिकली क्या इंश्योर होगा कि एआरसी
बेसिकली इस चीज को इंश्योर करती है कि वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए तो बैड एसेट्स को होल्ड नहीं करना चाहती अपने पास विदाउट बेसिकली रियल एफर्ट्स, राइट। ये मेन पर्पस क्या होता है एआरसी का, कि एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करना, लिक्विडिटी लेकर के आनी है। एंड सेकंड जो होता है दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू वैल्यूएशन एंड इनकम रिकॉग्निशन इम्पैक्ट, राइट। यानी कि जो अंडरलाइंग आपकी सिक्योरिटी रिसिप्ट्स होती हैं जो इशू की गई थी उन एनपीएस के अगेंस्ट, राइट, दोज आर बेसिकली रिक्वायर्ड टू बी मार्क टू मार्केट बेसिस। उनको वैल्यू किया जाता है, एनएवी के ऊपर वैल्यू किया जाता है। अगर मान लो रिकवरी आ ही नहीं रही है तो उससे जो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स की जो मार्केट वैल्यू थी वो कम हो जाएगी। एंड इससे क्या होगा कि लॉस रिकॉग्निशन हो जाएगी किसके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। यानी कि इन्वेस्टर्स के लिए अब वो अर्निंग एसेट नहीं रहेगा ना सिक्योरिटी रिसिप्ट, वो बेसिकली लॉस मेकिंग बन जाएगा। एंड डेफिनेटली जो थर्ड चीज है दैट्स रिलेटेड टू सुपरवाइजरी एक्शन, यानी कि आरबीआई जो है वो स्ट्रिक्टर एक्शन ले सकता है, एडिशनल डिस्क्लोजर मान सकता है। एंड इवन जहां पर एक्सट्रीम केसेस होंगे जहां पर कंसिस्टेंटली काम ही नहीं कर रही है एआरसी, वहां पर रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल किया जा सकता है। दीज आर द एस्पेक्ट्स ओवर देयर। अब ऑप्शंस को देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस हियर। So option 8 says that the assets must be immediately returned to the originator, कि originator को साथ के साथ return कर देनी चाहिए, and the bank transaction and the transaction is reversed. Option B it says the ARC is required to sell assets at a significant discount in public auction. Option C, the ARC's board has a discretion to extend the realization period for a limited time, additional time, up to maximum total period from the original acquisition date. The security receipts issued against the assets are automatically written down to zero value. So what should be done in this scenario? So what is to be done in this scenario, right? So यहाँ पर चीज को समझना जरूरी है कि ऑप्शन सी ओवर हियर इज अ करेक्ट आंसर। यानी कि एआरसी के पास जो नॉर्मल रेजोल्यूशन के लिए टाइम पीरियड होता है वो होता है 5 साल का टाइम पीरियड होता है। लेकिन अगर एसेट्स आपके अनरिजॉल्व रहते हैं तो आपको मैंने बता दिया कि आपको उनके रिलेटेड अलग से मेंटेन करना पड़ेगा प्रोविजनिंग को। लेकिन एआरसी का जो बोर्ड है वो एक्सटेंड कर सकता है इस पीरियड को मैक्सिमम फॉर द पीरियड ऑफ 8 years फ्रॉम द एक्विजिशन डेट। ठीक है, सो ऑप्शन सी अकॉर्डिंगली अगर हम देखें दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। मैंने एस्पेक्ट्स आपको बता दी थे कि क्या क्या एस्पेक्ट होंगे। क्या क्या एस्पेक्ट थे वो, वन इट वाज रिलेटेड टू कि प्रोविजनिंग जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, एंड वैल्यूएशन जो होगी सिक्योरिटी रिसिप्ट्स की वो कम हो जाएगी, एंड सुपरवाइजरी एक्शन भी पॉसिबल होता है। ये तीन चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। इट सेज a bank's top management is concerned about long term market trend and the bank's competitive positioning over the next 5 to 10 years. They require information that will help them make high stakes decisions about entering new financial service sectors and expanding into international markets. Which type of information would be indispensable for these deliberations? तो कौन सी information चाहिए? स्ट्रेटेजिक, टेक्टिकल, ऑपरेशनल या फिर ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन? सी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाई? स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन ही चाहिए होती है टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को जब लॉन्ग टर्म अपने डिसीजन करने होते हैं, ओवरऑल डायरेक्शन को शेप देनी होती है, गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के आपने रीच आउट करने होते हैं। क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द मार्केट ट्रेंड, कंपटीटिव एनालिसिस होता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है जो परफेक्टली बेसिकली बैठेगी जो बैंक की टॉप मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर राइट अवे। इट इज अ राइट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। A national asset reconstruction company limited is structured to acquire large portfolios of stressed assets from commercial banks. How does NARCL structure and payment to the selling banks when it takes over these bad loans, ensuring a balance between immediate cash relief and long-term recovery alignment? एनएआरसीएल कितने परसेंटेज को पे करता है टू द कमर्शियल बैंक, उसके बारे में वी नीड टू टेल। यानी कि जब रेजोल्यूशन के लिए बैड लोन परचेज कर रहा है ये एनएआरसीएल, तो किस तरह से परचेज करेगा, पेमेंट मेथड क्या रहने वाले हैं, कितना अमाउंट दिया जाएगा। सो पेमेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो 15% जो अमाउंट होता है, 15% का जो अमाउंट है वो कैश की फॉर्म में दिया जाता है, और 85% का जो अमाउंट है वो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स की फॉर्म में दिया जाता है। बैंक को 15% मिल जाता है वैल्यू ऑफ द बैड लोन अपफ्रंट, राइट, कैश में मिल जाता है। सो इससे इमीडिएट रिलीफ मिलता है एंड लिक्विडिटी इंप्रूव होती है, प्रोविजनिंग का बर्डन रिड्यूस होता है, और 85% जो पार्ट होगा वो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स की फॉर्म में होता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो रिप्रेजेंट करते हैं कि सेलर बैंक का शेयर रहेगा फ्यूचर रिकवरी फ्रॉम द स्ट्रेस्ड एसेट्स में, राइट, एंड दैट इज द केस।
सो ऑप्शन देखते हैं कौन सी करेक्ट रहेगी। ऑप्शन 8 says NARCL pays 100%. No, 100% is not paid. NARCL pays 51% is not correct. NARCL pays the entire amount in the form of government guaranteed security receipts and that can be redeemed upon asset resolution. Option C. देखो पेमेंट कॉम्बिनेशन होता है सिक्योरिटी रिसिप्ट्स का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी रिसिप्ट्स नहीं होती हैं, तो ऑप्शन सी इज आल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी, NARCL provides a small percentage of the value as an upfront cash payment and the significant remaining portion in the form of security receipts. Absolutely correct. तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द correct answer here. Now let's move toward the question number 13th. It says one of the key features of a modern MIS is a user machine interface for real-time access. What is the primary purpose of this feature in the context of improving managerial effectiveness and agility in a dynamic business environment? तो किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है उसके बारे में हमें बताना है। टू इंश्योर दैट द अंडरलाइंग कंप्यूटर सिस्टम्स एंड डेटाबेस आर प्रॉपर्ली लिंक्ड एंड इंटीग्रेटेड। देखो कंप्यूटर सिस्टम को डेटाबेस को लिंक करना वो एक अलग फीचर है जिसको हम कंप्यूटर सिस्टम एंड डेटाबेस लिंकेज कहते हैं। यूजर जो इंटरफेस होता है वो बेसिकली अलाउ करता है कि पर्सन इंटरेक्ट कर सकता है उस लिंक्ड सिस्टम के साथ। ऑप्शन ए तो यहाँ पर करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड मैनेजर्स with a user-friendly way to quickly retrieve relevant and on-demand information, enabling timely analysis and decision making. Absolutely correct. So graphic user interface या interface वही होता है जिसके साथ जो managers हैं यानी कि जो decision makers हैं वो interact कर पाएंगे उन features के साथ. So option B is the correct answer. Now, question number 14, it's related to the securitization of the assets. When a bank decides to sell its portfolio of stressed assets, the guidelines suggest that invitation for the bids should preferably be publicly solicited. तो आपको bidding करनी होती है and publicly वो bidding करनी होती है. What is the main economic advantage of this approach for selling bank? तो सेलिंग बैंक के लिए इस बेसिकली फीचर का क्या एडवांटेज है कि आप उसको पब्लिकली ऑक्शन करते हो। सो क्यों ये मैटर करता है? कॉम्पिटिटिव बीडिंग होती है, हायर रियलाइजेशन मिल सकता है। अब मान लो आप मल्टीपल बीडर्स यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को, बैंक्स को, इन्वेस्टर्स को बुलाते हो, तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस कि कोई बैंक, कोई एआरसी आपकी वैल्यू लगा रहा है एनपीए के पूल की 100 करोड़, दूसरा हो सकता है 110 करोड़ भी लगा दे, 105 करोड़ भी लगा दे, राइट? तो डेफिनेटली ज्यादा बेटर रहता है। एंड वैल्यूएशन जो होती है वो आपकी ट्रांसपेरेंट होगी, यानी कि पब्लिक जो बीडिंग प्रोसेस होगा वो स्टैब्लिश किया जाएगा, वो मार्केट वैल्यू के लिए किया जाएगा, राइट? तो बेसिकली जो वैल्यूएशन का डिस्प्यूट होता है, राइट, वो बेसिकली रिड्यूस होता है एंड रिस्क अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो ज्यादा बेटर बनती है पब्लिक के बीच में भी। एंड एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन होती है। सो जो एसेट्स होते हैं बेसिकली दैट फ्लो टू द पार्टी जो वैल्यू करेगी सबसे ज्यादा, यानी कि मान लो जो सबसे ज्यादा बिड करेगा उसके पास जाएगी, तो आपकी एलोकेशन ज्यादा बेटर होगी, आपकी एफिशिएंसी ओवरऑल बढ़ेगी फाइनेंशियल सिस्टम की। एंड फर्दर रेगुलेटरी एंड गवर्नेंस कंप्लायंस भी है। अगर पब्लिक सॉलिसिटेशन है उससे क्या होगा कि जो रिस्क ऑफ फेवरेटिज्म है या फिर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपका रिड्यूस होता है, राइट? एंड अकाउंटेबिलिटी आपकी इस चीज को लेकर के इंश्योर होती है। तो बैंक अपने आप को डिफेंड कर सकता है, लाइक अगर कोई चेकिंग होती भी है या ऑडिट होता है रेगुलेटर के द्वारा, तो डेफिनेटली बैंक उस चीज को लेकर के डिफेंड कर सकता है, भाई हमने तो पब्लिक ऑक्शन करवाया था, राइट? सो दैट्स द केस। सो ऑप्शन देखते हैं। इट फुलफिल्स लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अवॉइडिंग रेगुलेटरी पेनल्टीज। तो एब्सोल्युटली देखो ये ट्रांसपेरेंसी को आपके प्रमोट करता है, लेकिन प्राइमरी जो यहाँ पर ड्राइवर है दैट इज बेसिकली इकोनॉमिक बेटरमेंट होती है, यानी कि बेटर प्राइस डिस्कवरी होती है, सिर्फ रेगुलेटरी कंप्लायंस को लेकर के नहीं है। सो सबसे मेन रीजन वही है। ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। इट सिंप्लीफाइज द सेल प्रोसेस बाय अट्रैक्टिंग ओनली लार्ज एंड प्री क्वालिफाइड बिडर्स लाइक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो ये भी कोई मेन पर्पस नहीं है। यहाँ पर जो कोई भी परचेजर है वो आ सकता है। ऑप्शन सी, इट एंश्योर्स दैट द बैंक्स कस्टमर्स बी अवेयर ऑफ द सेल ऑफ देयर डिफॉल्टेड लोन्स। सो दिस इज आल्सो नॉट द कंसर्न। पब्लिक बेसिकली जो गोल है वो ये नहीं कि अपने ओरिजिनल बोरोर को इन्फॉर्म करना है, राइट? वो बेसिकली कि आपको बेस्ट सेल प्राइस मिल जाए। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं है। इट encourages the participation of a wider range of buyers, leading to a better price discovery and maximization of the recovery value of the assets. Absolutely correct। मेन पर्पस यही रहता है, ठीक है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ आफ्टर दैट इट्स द क्वेश्चन नंबर 15, that will be the last question for this part of the video, and then we'll be having the second part of this video. So in diagnosing the reasons for MIS failure, it's crucial to distinguish between the different categories of problems. Consider a scenario where a company failed to implement its MIS
because it did not allocate sufficient funds for the project and could not find qualified external experts to guide the design process. These issues would be classified as which type of factors? तो कौन से factors हैं ये? Humanistic factor है, organizational factors है, environmental factors हैं या फिर technological factors हैं? See, if we look at the humanistic factors, humanistic factor होते हैं individual person से related. So these are related to the individual person. जब individual person कोई गलती करे उन चीजों से रिलेटेड होता है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है, वो चीज होगी. ऑप्शन बी, दैट्स द ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स. ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, कोलैबोरेशन से रिलेटेड है विद इन द कंपनी इटसेल्फ, राइट. लेट्स से जहां पर गुड कंडीशंस नहीं है कोलैबोरेशन के लिए या एग्जिस्टिंग सिस्टम का एनालिसिस प्रॉपर्ली नहीं किया गया, वो होता है. ऑप्शन सी, दैट इज द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. नो, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बेसिकली रिलेटेड क्या है कि आपके पास द लैक ऑफ सुटेबल कंसल्टेंट्स की, आपके पास डिजाइन हो सिस्टम की, या फिर सीरियस कंसिडरेशन नहीं है, या फिर एडुकेट इन्वेस्टमेंट नहीं है. ये सभी किसके अंदर आते हैं? दोज ऑल आर कवर्ड अंडर द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, राइट. ये सभी आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं. इनको एक्सटर्नल या मैक्रो लेवल इशू माना जाता है रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट, राइट. सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी, दैट इज द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एज सच कोई आपके पास कैटेगरी नहीं बताई गई है, लाइक इन द हमारे स्कोप के हिसाब से. लेकिन समझने वाली बात है कि जो स्पेसिफिक इश्यूज रहेंगे रिलेटेड टू द टेक्निकल इश्यूज रहेंगे, वो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आ जाएंगे, राइट. जो स्पेसिफिक इश्यूज है फंडिंग के एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स के, उनको इन्वायरमेंटल कैटेगराइज किया जाता है. सो ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर. सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो. आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा. अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें. एंड अगर आपको चाहिए कंप्लीट कोर्स जेआईबी का फ्री कोर्स चाहिए, तो अभी के अभी लिखो जेआईबी फ्री कोर्स और उसे व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर 8360944207 के ऊपर, एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू. थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. हैप्पी लर्निंग.